अरे काशी, अब बस कर बेटा, और कितनी सफाई करेगी। अभी कहाँ मम्मी जी, अभी तो ये पूरा कैबिनेट साफ करना है, इसके बाद बाहर हॉल भी तो साफ करना है। नहीं नहीं, हॉल आज रहने दे, कल काम वाली आएगी तो उसके साथ मिलकर कर लेना। ना ना मम्मी जी, उससे तो मैं दिवाली की सफाई में हाथ भी ना लगवाऊं, बड़ी मक्कार हो गई है। जरा सा हाथ बटाएगी और फिर मुंह फाड़ कर पैसे मांगेगी। रहने दीजिए, मैं सब कर लूंगी। उफ, तुझे समझाना मतलब तो भैंस के बराबर बीन बजाने जैसा है। माना कि दिवाली के त्योहार पर घर की साफ सफाई की जाती है, पर इस तरह से एक एक चीज को कौन खींचता है भाई। तेरी साफ सफाई के चक्कर में वहां पूरी की पूरी रसोई मुझे संभालनी पड़ रही है। तो ये निकली ना असली बात, आपको दिवाली की सफाई से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि रसोई संभालने से प्रॉब्लम है। नहीं री, रोज का काम तो यूं चुटकियों में मैं निपटा लूं, लेकिन क्या मम्मी जी, रोज के खाने के अलावा और क्या करना है आपको रसोई में? अरे कल दिशा का फोन आया था, बोल रही थी कि इस बार दिवाली पर बाजार से खरीद कर ना भेजो मिठाई। उसके ससुराल वालों की खास फरमाइश आई है। मेरे हाथ से बना कलाकंद, बेसन के लड्डू और साथ में ढोकला चाहिए उन्हें। हाँ तो आपके हाथ का चाहिए तो बनाइए ना, क्या परेशानी है। ये कहते हुए काशी फिर से अलमारी में जमी हुई धूल साफ करने लगी। वो लगातार अपनी सास से नजरें चुरा रही थी और ये बात उसकी सास कमला भी अच्छे से समझ रही थी। मेरे हाथ का मतलब कि सब कुछ मैं अकेले खड़ी होकर बनाऊंगी क्या? बहू जितना मन घर के बाकी कामों में लगाती हो, उतना ही अगर रसोई में लगा लो ना, तो कसम से हमारा घर स्वर्ग बन जाए। अरे अरे मम्मी जी, ऐसा तो गलती से भी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा घर स्वर्ग बन गया तो हम सब तो स्वर्गवासी हो जाएंगे ना। जब मैं सचमुच स्वर्गवासी हो जाऊंगी ना, तब समझ आएगा कि एक औरत के लिए रसोई में मन लगाना कितना जरूरी होता है। ओफो मम्मी जी, अब आपकी सारी उम्मीदें मैं अकेली तो पूरी नहीं कर सकती ना। कुछ काम मीनाक्षी को भी बोल दिया कीजिए। कब तक वो नई बहू बनी रहेगी? मैं अगर दिवाली की साफ सफाई में लगी हूँ तो उसे आप रसोई में लगाइए ना अपने साथ। ये कहकर काशी अपनी सास की तरफ देखकर मुस्कुरा दी, जिसके जवाब में कमला ने गुस्से से उसे घूरा और फिर वहां से चली गई। असल में कमला के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा किशोर, जिसकी पत्नी काशी थी, उसकी छोटी बेटी दिशा, जिसकी भी शादी हो चुकी थी, और तीसरा और सबसे छोटा बेटा सर्वेश, जिसकी शादी बस 1 महीने पहले उसके ही ऑफिस में काम करने वाली मीनाक्षी से हुई थी। शादी के 2 दिन बाद ही मीनाक्षी अपने मायके चली गई थी और अब दिवाली से 3 दिन पहले ही ससुराल लौटी थी। तो अब तक सही मायने में अपने घर का कोई काम उसने नहीं संभाला था। दूसरी तरफ कमला को शुरू से ही खाना बनाने और खिलाने का बड़ा शौक था, लेकिन उसकी बड़ी बहू काशी उससे बिल्कुल उलट निकली। वो घर के सारे काम कर लेती, लेकिन रसोई में खाना बनाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। और अब वाकई कमला की सारी उम्मीदें अपनी नई बहू पर ही टिकी हुई थी। मीनाक्षी, कैसी हो बेटा? अरे मम्मी जी, आइए ना, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अब बस ठीक ही हूँ बेटा। अब तुम देख ही रही हो घर में कितना काम फैला हुआ है। काशी घर की साफ सफाई में लगी है, उसे तो बिल्कुल फुर्सत नहीं। तो तुम ऐसा करो, दिवाली के पकवान बनाने में तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो चल के। ओह मम्मी जी, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? आप मुझे बताइए, आपको दिवाली के लिए क्या क्या चाहिए? देखिए आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, और वो भी एकदम प्रीमियम क्वालिटी में। अरे नहीं नहीं बेटा, जितने में 1 किलो मिठाई आएगी ना यहाँ से, उतने में तो सारे पकवान बनकर तैयार हो जाएंगे घर में। और ये कंपनी वाले कितना भी बोले, घर जैसी शुद्धता थोड़ी ही ला सकते हैं। और फिर इस बार दिशा के ससुराल से खास फरमाइश आई है कि मेरे हाथ का बना कलाकंद, बेसन के लड्डू। और ये क्या बात हुई? दिशा दीदी के घर वालों को सोचना चाहिए कि इस उम्र में आप कैसे करेंगी इतना कुछ, और ससुराल वाले नहीं सोच रहे तो दिशा दीदी को तो सोचना ही चाहिए। अब रुकिए, मैं अभी दिशा दीदी से बात करती हूँ। नहीं नहीं, रुक जाओ बेटा, अब मैं खुद बात कर लूंगी उससे, तुम फोन मत करो। मीनाक्षी से हुई इस बातचीत से कमला को इतना तो समझ आ गया कि 2 बहुओं के होते हुए भी उसकी रसोई उसके बाद सुनी ही रहने वाली थी। क्या करूं, फोन करके दिशा को मना ही कर दूं क्या? अब नहीं, साल का सबसे बड़ा त्योहार है, और फिर मांगा ही क्या है उसके घर वालों ने, बस थोड़े बहुत पकवान। बहुएं नहीं लगेंगी साथ में तो क्या मेरे घर में दिवाली के पकवान नहीं बनेंगे? अब चलो फिर मैं भी इन दोनों को दिखाई देती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। अब तो दिवाली के लिए इतने सारे पकवान बनाऊंगी मैं कि ये दोनों की दोनों शर्म से पानी पानी हो जाएंगी। कमला का ऐसा सोचना सही था या गलत, ये तो फिलहाल कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी बहुएं ये जान गई थीं कि उनकी चाल नाकाम हो गई थी। उफ़्फ़ो, मीनाक्षी ये तो फिर से रसोई में पहुंच गई। हाँ भाभी, मुझे तो लगा था अकेले सब कुछ करने का सोचकर मम्मी जी हार मान जाएंगी,
और फिर दिवाली के सारे पकवान हम ऑनलाइन मंगवा लेंगे। मैं इस घर में तुमसे पहले से हूँ और मम्मी जी को तुमसे बेहतर जानती हूँ। कहा था ना तुमसे कि तुम्हारा आइडिया एकदम बेकार है। अब हाँ, तो आप ही कोई तरकीब बताइए ना, बोलिए अब क्या करें हम। फिलहाल तो मम्मी जी के साथ रसोई में लगने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। फालतू में तुम्हारी बातों में आ गई और घर की साफ सफाई में लगी रही। पहले इतना थक गई हूँ और अब यहाँ रसोई में लगना पड़ेगा। ओहो भाभी, आप मम्मी जी को थोड़ा बहुत काम करने तो दो। आप देखना 1-2 घंटे में जोश ठंडा पड़ जाएगा इनका, फिर खुद आकर सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करवाएंगी मुझसे। अच्छा, अब ऐसा करना मुझे ठीक तो नहीं लग रहा, लेकिन चलो ट्राई करके देखते हैं। इसके बाद दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में चली गईं और आराम से सो गईं। दूसरी तरफ कमला अकेली रसोई में लगी रही। फिर करीब 4 घंटों के बाद, मीनाक्षी, मीनाक्षी जल्दी उठो। क्या हो गया भाभी, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। मम्मी जी ये उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। क्या? पर हुआ क्या उन्हें? सब हमारी गलती है मीनाक्षी, ये जानते हुए भी कि मम्मी जी को बीपी की प्रॉब्लम है, हमने उन्हें किचन में इतना सारा काम करने दिया। ये जब ऑफिस से आए तो मम्मी जी किचन में बेहोश पड़ी हुई थी। इन्होंने तो मुझे इतना डांटा कि क्या कहूँ। अरे बाप रे, और भाभी ये भी ऑफिस से आ गए क्या? नहीं, इन्होंने सर्वेश भैया को फोन करके सीधे हॉस्पिटल आने को बोला है। शुक्र है। अरे किस बात का शुक्र मना रही हो तुम? तुम्हें अभी डांट नहीं पड़ी है, लेकिन जब मम्मी जी होश में आएंगी और हमारी हरकतों के बारे में अपने बेटों को डिटेल में बताएंगी तब क्या होगा, ये सोचो जरा। अरे हाँ भाभी, तो अब क्या करें? काशी और मीनाक्षी वाकई पछता रही थी। दूसरी तरफ कमला भी हॉस्पिटल में होश में आ चुकी थी। और फिर माँ, आखिर जरूरत क्या थी आपको किचन में इतनी देर तक खड़े रहने की? बेटा, वो दिवाली का त्योहार था तो क्या माँ, काशी और मीनाक्षी थे ना घर पर, उन्हें करने दो ना सब कुछ। आज अच्छे से क्लास लगाई है मैंने काशी की, आगे से आपको कभी किचन में नहीं लगना पड़ेगा। अरे ऐसा क्यों? जब घर हम सबका है तो काम सिर्फ वो दोनों के ही सिर क्यों? और बेटा, काशी से तुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। वो बेचारी पहले ही कितने दिनों से घर की साफ सफाई में लगी है, और मीनाक्षी वो तो अभी नई है बेचारी, उसे थोड़ा समय तो लगेगा ना सब कुछ समझने करने में। और मेरी चिंता मत करो तुम दोनों, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हॉस्पिटल के कमरे के बाहर खड़ी काशी और मीनाक्षी अब वाकई शर्म से पानी पानी हो गई थी। उनकी सास कमला ने उनके खिलाफ अपने बेटों से कुछ नहीं कहा। और फिर कमला के घर आने के बाद, अब सर्वेश बेटा जरा 2 मिनट मेरे साथ बैठ दो, दिवाली के लिए सारे पकवान मंगा लेते हैं, वरना फिर दिशा के घर समय से पहुंच नहीं पाएगा सब कुछ। अरे पर बाहर से कुछ क्यों मंगवाना है माँ? मैंने तो सुना है कि दिशा दीदी के घर वालों को इस बार सब कुछ घर का बना हुआ चाहिए था ना। हाँ चाहिए तो था, लेकिन अब कैसे बनेगा सब कुछ? कैसे नहीं, सब कुछ कैसा बना है आप तो ये बताइए मम्मी जी। ये कहते हुए काशी ने अलग अलग पकवानों से भरी प्लेट कमला की तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर कमला ने कहा, अरे वाह, तुम लोगों ने पहले ही इतना कुछ मंगवा लिया। मंगवाया नहीं मम्मी जी, ऑनलाइन वीडियोस की कृपा से ये सब कुछ आपकी दोनों बहुओं ने मिलकर घर पर ही बनाया है। हाँ मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, कायदे से तो ये सब हमें पहले ही कर लेना चाहिए था। अरे कैसे कर लेती पहले, जब मैंने ही तुमसे करने नहीं कहा था? किशोर, सर्वेश, आ जाओ भाई, बाकी बातें बाद में, पहले जरा ये कलाकंद चखते हैं। जरा देखे तो ये देवरानी जेठानी मिलकर अपनी सास को हरा पाई हैं या नहीं। ये कहकर कमला ने कलाकंद का एक टुकड़ा अपने मुंह में रख लिया और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और फिर पूरा परिवार दिवाली की खुशियां मनाने के लिए तैयार हो गया। सुजाता देवी के 3 बेटे और 3 बहुएं थी। 2 बहुएं रेखा और उमा अमीर घर से आई थी, जबकि सबसे छोटी बहू कोमल गरीब घर की थी। इसीलिए सुजाता देवी अपनी दोनों बहू रेखा और उमा के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार करती थी, पर अपनी छोटी बहू कोमल को वो कुछ नहीं समझती थी। इसीलिए रेखा और उमा भी अपनी देवरानी कोमल की हर समय इंसल्ट ही करती रहती थी। माँ जी देखिए ना, कोमल तो बिल्कुल गरीबों वाली हरकतें करती है। दाल में घी ऐसे डाला है मानो उबली हुई दाल ही हो बिना तड़के की। और रोटी तो देखिए माँ जी, रोटी में घी भी नहीं लगाया, सूखी रोटी आगे रख दी। कोमल इधर आ, मैं तुझे अभी बताती हूँ। अरे तू गरीब घर से आई है तो तू हमें भी गरीब समझने लगी है क्या? जब घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है तो तू इतनी कंजूसी क्यों करती है? हाँ, आज तूने खाने में देसी घी क्यों नहीं डाला? माँ जी देसी घी खत्म हो गया है, जो था वो मैंने यूज कर लिया। माँ जी अभी 2 दिन पहले ही तो देसी घी आया था, इतनी जल्दी इसने खत्म भी कर दिया। कहीं ये देसी घी खुद तो नहीं खा जाती, क्योंकि इसने मायके में तो कभी देसी घी खाया ही नहीं होगा।
नहीं माँ जी, घी तो रखा था, पर कल रेखा भाभी और उमा भाभी ने मुझे पिन्नियां बनाने के लिए बोला था, तो सारा घी पिन्नियां बनाने में ही लग गया। अरे अब तू मेरी बहुओं के खाने पर भी नजर लगाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? अरे तू गरीब घर की है, इसीलिए तू ऐसी हरकतें करती है। चल जा यहाँ से। रेखा बहू, लाला को फोन कर दे, नौकर के हाथ 5 किलो देसी घी भिजवा देंगे। कोमल रोती हुई रसोई में चली जाती है। उससे अक्सर ही ऐसे अपमान सहने पड़ते थे। नया साल आने वाला था। घर में नए साल की पार्टी की तैयारी चल रही थी। रेखा और उमा दोनों ने ही अपने मायके वालों को नए साल की पार्टी के लिए इनवाइट किया हुआ था। बस कोमल के ही मायके वाले रह गए थे। माँ जी, हमने अपने अपने घर में तो सबको बोल दिया है नए साल पर आने के लिए, पर कोमल के घर वालों को बोलना भी रह गया है। कैसे करना है फिर? अरे छोड़ो ना, उन भिखारियों को बुलाने की क्या जरूरत है। पार्टी में तुम दोनों के घर से सब लोग आ जाएंगे। अब तुम्हारे मायके वालों में और कोमल के मायके वालों में बहुत फर्क है। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं तो कहती हूँ इसके मायके वालों को बुला ही लेते हैं। सबके सामने उनका ऐसा अपमान करेंगे कि ये हमेशा याद रखेंगी। कान इधर लाइए, मैं आप सबको समझाती हूँ। रेखा और उमा अपनी सास के साथ मिलकर कोमल के मायके वालों को अपमानित करने की योजना बनाती हैं। बहू, घर में नए साल की पार्टी है। रेखा और उमा के मायके वाले भी आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने मायके वालों को न्योता दे दो। इस बार नया साल हम सब मिलकर मनाएंगे। जी माँ जी, मैं फोन कर देती हूँ। अब आएगा मजा, आने दो इसके मायके वालों को। कोमल को जरा सी भी भनक नहीं थी कि उसकी पीठ पीछे उसकी सास और जेठानियां उसके खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रही है। 31 दिसंबर का दिन आ जाता है। कोमल के ससुराल में पार्टी की तैयारी चल रही थी। रेखा और उमा के मायके वाले आने शुरू हो गए थे। रेखा और उमा ने रसोई में घुसकर तक नहीं देखा। वो तो अपने मायके वालों के साथ ही बातों में लगी हुई थी। कोमल बहू, मेहमानों को पकवान परोस दिए ना? अच्छे से घी मिर्च मसाले बढ़िया डाले हैं ना? कोई कंजूसी मत करना। मेहमान खुश होकर जाने चाहिए। और तुम्हारे माता पिता भाई बहन सब कहाँ रह गए? बड़ी देर कर दी उन्होंने आने में। वो लोग भी समय पर आ जाते तो पार्टी का मजा ले लेते। जी माँ जी, मैंने सबको खाना परोस दिया है और वो मम्मी से मेरी बात हुई थी, बस पहुंचने वाले हैं। तभी कोमल के मम्मी पापा और भाई बहन आ जाते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। आओ आओ, बड़ी देर कर दी आप सबने आने में। आज 31 दिसंबर की वजह से बहुत भीड़ थी, ऑटो भी नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला तो हम पहुंचे हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वो रेखा बहू और उमा बहू के घर वाले गाड़ी से आए हैं ना, तो मुझे आप लोगों का ध्यान ही नहीं रहा कि आप लोगों के पास तो गाड़ी ही नहीं है। और आप लोगों की तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि गाड़ी खरीद सको। खैर छोड़ो, आओ आप सबको रेखा बहू और उमा बहू के घर वालों से मिलवाती हूँ। समधन जी, ये कुछ मिठाई लाए थे नए साल के आने की खुशी में। रख दीजिए। वैसे हमारे घर तो वो बड़ी दुकान है ना जो बाजार में है, वहीं से शुद्ध घी की मिठाई आती है। देखते हैं, अगर हमने नहीं खाई तो घर के नौकरों को दे देंगे, उनका भी तो नया साल है। कोमल सब सुन और समझ रही थी। वो अब तक ये जान चुकी थी कि उसके मायके वालों का बहुत अपमान हो रहा है, पर वो उस समय चुप रही। कोमल की जेठ जेठानी अपने अपने घर वालों की आवभगत में व्यस्त हो गए। सूरज ये सब देख रहा था। कोमल, अपने मम्मी पापा के लिए भी प्लेट लगा दो, सब लोग खाना खा रहे हैं। तुषार, ज्योति, चलो तुम लोग भी खाना खा लो, चलो। जी हाँ, बस मैं लगा ही रही हूँ। मम्मी पापा, तुषार ज्योति आओ बैठो, मैं आप सबको भी खाना परोस देती हूँ। कोमल जैसे ही खाना लेने रसोई में जाती है, वो देखती है सारे बर्तन खाली थे, उसमें खाना था ही नहीं। कोमल घबरा जाती है। अरे, बर्तनों में तो खाना ही नहीं है, मैंने तो बहुत सारा खाना बनाया था। क्या हुआ कोमल, तुम परेशान क्यों? अपने घर वालों के लिए खाना लगाओ। अच्छा नहीं लगता वो सब ऐसे ही बैठे हुए। क्या खाना लगाऊं? खाना तो बचा ही नहीं है। मैंने इतने सारे पकवान बनाए थे, बल्कि ज्यादा ही बनाए थे। रसोई में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा नहीं लगता सबसे इस बारे में पूछना। रुको, मैं कुछ करती हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुमने ज्यादा खाना बनाया था तो आखिर खाना खत्म कैसे हो गया?
मैं अभी माँ और भाभीियों से ये बात पूछता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता, सब मेहमानों के बीच में बैठे हैं। कोई नहीं, मैं सबके लिए कुछ और बना देती हूँ, थोड़ी देर लगेगी। रुको, मैं बाजार से कुछ ऑर्डर करता हूँ। तुम कहाँ इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ बना पाओगी? नहीं नहीं, बाजार का मंगवाओगे तो सबको पता चल जाएगा। आप टेंशन मत लो, मैं कुछ बना लेती हूँ। कोमल के मायके वाले बहुत देर तक बैठे रहे। कोमल सूरज को कुछ मंगवाने के लिए भी मना कर रही थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा वगैरह को तो ये बात पता थी कि कोमल ने सारा खाना घर पर ही बनाया है। कोमल अपने मम्मी पापा का सम्मान रखने के लिए जल्दी जल्दी पूड़ियां और साथ में आलू की सब्जी बनाने लगी। तभी उसकी सास और दोनों जेठानी रसोई में आ गई। अरे कोमल, तुम ये पूड़ियां क्यों तल रही हो? इतना सारा खाना तो बचा हुआ है। अरे भाभी, आप समझते क्यों नहीं हो? कोमल अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहनों को गरम गरम खाना खिलाना चाहती है। इसने हमारे घर वालों को तो ठंडा खाना खिला दिया, अब अपने घर वालों को बढ़िया पकवान खिलाना चाहती है। इसके घर वालों ने कभी ऐसा बढ़िया खाना खाया नहीं होगा ना, तभी ये ऐसा कर रही है। जब इतना खाना पड़ा था तो ये सब बनाने की क्या जरूरत थी बहू? ये देखो कितना सारा खाना बचा हुआ है। ये थोड़ी है कि हम अच्छे खासे पैसे वाले हैं तो खाने की बर्बादी करें। माँ जी, थोड़ी देर पहले तक ये खाना नहीं था। रसोई में सारे बर्तन खाली थे। मुझे नहीं पता था कि भाभीियों ने सारा खाना कमरे में रखा हुआ है। मुझे सब समझ आ गया है माँ जी। मैं चाहे जितना मर्जी आप लोगों के लिए कर लूं, पर आप लोग जानबूझकर मुझे अपमानित करना हमेशा से ही चाहते हो। कमरे में मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं। अब मेरा मन नहीं है कि मैं इस घर में रुकूं। मैं उन लोगों के साथ अपने घर जा रही हूँ, अपनी माँ के घर। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई मेरा अपना है ही नहीं। सूरज जी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। जहाँ इज्जत नहीं हो वहां से चले जाना ही अच्छा है। रुको कोमल, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, वहां मैं भी नहीं रह सकता। मैं भी कब से अपने आप को रोक कर बैठा था। अरे सूरज, ऐसा नहीं कहते। कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कोमल, अब गुस्सा थूक दो। और माँ, आप सब भी नए साल के दिन इस तरह की हरकतें करके घर में क्यों सबका मूड खराब कर रहे हो? कोमल, शांत हो जाओ। अभी मेहमान चले जाएंगे, उसके बाद हम कल बात करेंगे। कोमल की सास और जेठानियां यही सोच रही थी कि शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज और कोमल ने अलग रहने का फैसला कर लिया और कुछ ही दिनों बाद वे दोनों अलग रहने चले गए। कोमल की सास और जेठानियों को बाद में खुद पर पछतावा होने लगा, क्योंकि कोमल के रहते उन्हें कोई काम ही नहीं करना पड़ता था। पर कोमल के जाने के बाद उनके सिर पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई और उन्होंने कोमल जैसी अच्छे स्वभाव वाली बहू का साथ खो दिया। कोमल अपने पति सूरज के साथ अपने छोटे से घर में सुकून से नए साल में नई जिंदगी की शुरुआत करती है।